बड़ी खबर ये है कि दिल्ली से उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी अहम खबर मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम तीरथ सिंह रावत की मुलाकात, और ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। 3 दिन से सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में ही हैं, जहां प्रस्तावित कल तक का ही इनका दौरा था, लेकिन आज भी बातचीत का सिलसिला जारी है। और ताजा अपडेट ये है कि 30 मिनट तक फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई है। तो उत्तराखंड की सियासी गलियारों में हलचल है, क्योंकि डेरा डाले हुए हैं 3 दिन से सीएम दिल्ली में। यहां बातचीत का दौर शुरू है। यहां कट टू कट बातचीत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आला कमान से। सीएम किसी से नहीं मिल रहे हैं, अपने आवास पर मौजूद हैं। और अब दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात चली है। तो उत्तराखंड में, देहरादून में सबकी निगाहें इस वक्त दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार बातचीत का दौर जारी है। यह सिलसिला जारी है। आज तीसरा दिन है जब सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में ही मौजूद हैं, और आज फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, वो भी 30 मिनट तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोबारा कावेरी अपार्टमेंट आ चुके हैं, अपने आवास वापस आ चुके हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। और यही सिलसिला चल रहा है कल से, जहां हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और यही चीजें बार बार देखने को मिलती हैं कि सीएम आते हैं, कावेरी आवास पर रुके हुए हैं, एक कॉल आती है और उसके बाद मुलाकात होती है, मुलाकात चलती है, फिर वो वापस जाते हैं। बाकी किसी से मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है क्या? तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली में आज तीसरे दिन जेपी नड्डा से फिर मुलाकात हुई है सीएम तीरथ सिंह रावत की। किसी तरीके की और किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है, सीधे सीएम की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है। और आज ये तीसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष से आगे के दिशा निर्देश पर बातचीत चल रही है। वाकई बात क्या हो रही है, इस पर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीएम की देहरादून वापसी हो सकती है, ये अपडेट मिल रही है। जहां वापसी का कार्यक्रम कल ही तय था, लेकिन आज मुलाकात फिर से हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। अपने कावेरी अपार्टमेंट में, अपने आवास पर मौजूद हैं, और बताया ये जा रहा है कि देहरादून आज वापसी हो सकती है। तो दोबारा मुलाकात के बाद अपने अपार्टमेंट पहुंच गए हैं सीएम, और कल से यही सिलसिला देखा जा रहा है कि अपने अपार्टमेंट से एक कॉल आती है, बुलावा आता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत होती है। इसके बाद वो वापसी करते हैं। इस दरमियान किसी से कोई और बातचीत नहीं, किसी से और कोई मुलाकात नहीं। ये कट टू कट बातें चल रही हैं, मीटिंग चल रही है। और आज ये तीसरा दिन है। तय तो ये था कि कल ही सीएम को देहरादून पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आज भी मुलाकात का ये सिलसिला जारी है। और अपडेट ये है कि 30 मिनट तक जेपी नड्डा से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, और फिर से वो वापसी कर लेते हैं अपने कावेरी अपार्टमेंट में। तो उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त मानो सब कुछ ठहर सा गया है। तमाम लोग देहरादून में रुके हुए हैं और निगाहें गड़ाए हुए हैं, देख रहे हैं लगातार दिल्ली की तरफ कि यहाँ क्या चल रहा है। मीटिंग्स का सिलसिला नहीं थम रहा है। जहां पर 2 दिन का दौरा था, वो 3 दिन का होता है। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती है, और वो भी 30 मिनट तक बातचीत चलती है। और ऐसी ही बातचीत का दौर पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं। चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, जो दिल्ली में ही है और लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी अविनाश, बताइए और किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं आप, क्या जानकारी? जी देखिए स्नेहलता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम तीरथ सिंह रावत की। क्योंकि अगर अभी तक के आप घटनाक्रम में देखें तो सीएम परसों 1:30 बजे दिल्ली पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर रात को लगभग 11:30 बजे करीब वो पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के घर मिलने जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और वहाँ पर उनकी 1.5 घंटे की मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद फिर वो कावेरी अपार्टमेंट में आते हैं और यहीं पर किसी से बिना मुलाकात किए हुए रहते हैं। और अभी आज फिर से अचानक जाकर मिलते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। आधे घंटे की मुलाकात होती है। इसने लगा 2 बातें स्पष्ट है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से 2 ही बातें कही हो गई होगी। या तो ये कहा गया होगा कि जाइए उपचुनाव की तैयारी करिए, जो 2 सीट खाली है, गंगोत्री या हल्द्वानी, उनमें से गंगोत्री सीट जो कि भाजपा के खाते की थी, वहां से उपचुनाव की तैयारी करिए और आगे किस तरीके से पार्टी को ले जाना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए होंगे। या तो दूसरा संदेश दिया गया होगा कि वहां पे जाइए और आगे जाकर अपना इस्तीफा रखिए, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर संशय है, वहां पे ये भी एक गुंजाइश बन गई कि शायद अब
मुख्यमंत्री का इस्तीफा होकर कोई जो पार्टी का विधायक गए वहां से कोई चुना जाए। दो ही कारण हो सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरीके के मुलाकात के। हालांकि क्या है इस पे अभी कुछ दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। ये सारी बातें अभी सिर्फ और सिर्फ तब जाकर स्पष्ट होगी जब मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मुलाकात करने के बाद अब पहुंचे हैं कावेरी अपार्टमेंट में अपने आवास पर, अभी यहीं पर मौजूद हैं। अब चूंकि उनकी मुलाकात हो चुकी है, अब संभावना यह जताई जा रही है कि वापस देहरादून जाएंगे। जो पार्टी आलाकमान का निर्देश होगा, आदेश होगा, उसको अमल में लाने के लिए वो देहरादून में अपना अगला कदम उठाएंगे। तो जाहिर तौर से बात है कि अब यहां से जो राजनीति दिख रही है वो दो ही राजनीति दिख रही है। या तो जाके मुख्यमंत्री वहां पे उपचुनाव की तैयारी करेंगे, उपचुनाव के लिए जो भी होगा ऐलान करेंगे या फिर अपनी वार्ता करेंगे, जो भी करेंगे, या फिर जो पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया होगा कि बगैर विधायक रहे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नहीं रहा जा सकता है, और जो सेक्शन 151A है चुनाव आयोग का संविधान का कि उसमें जो चुनाव के प्रावधान है, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है, वो बहुत कुछ चुनाव आयोग के विवेक पर है। राज्य चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग दिल्ली में भी, यहाँ पर भी अगर उपचुनाव कराना है तो बीजेपी या मुख्यमंत्री की तरफ से अप्रोच किया जा सकता है कि चुनाव कराया जाए जिससे कि वो आगे मुख्यमंत्री रह सके। तो अगर ये सब कड़ियां आगे होती है तो जाहिर तौर से बात है मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे, और ये सब नहीं होते हैं तो फिर मुख्यमंत्री को संवैधानिक प्रावधान के तहत हटना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि अभी 2 महीने का वक्त बचा हुआ है मुख्यमंत्री को विधायक बनने के लिए, लेकिन इन 2 महीने के लिए प्रोसेसिंग पहले से स्टार्ट होती है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से पहले से बहुत कुछ स्पष्ट करता है, और जो अभी प्रावधान है चुनाव आयोग का 151A जो आर्टिकल है वो काफी कुछ अड़चन पैदा कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो प्रावधान कहता है कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त हो तो वहां पर उपचुनाव नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उपचुनाव कराए जा सकते हैं। उसके लिए अब क्या करते हैं, क्या उत्तराखंड में बीजेपी की जो टीम है वो आगे अप्रोच करती है। तो पहले ही जब हमने इसको बीजेपी जैसी पार्टी में अगर इतने दिग्गज हैं कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, चुनाव के मैनेजमेंट के लिहाज से ये सारी चीजें बड़ी आसानी से वहां सॉल्व हो जाती हैं। इस पर 3 दिन का वक्त तो नहीं लगता है। किस तरीके का ये मंथन रहा है 3 दिन इतना वक्त जो लगा है? जी बिल्कुल स्नेहलता, अमूमन इस तरीके की जो बैठकें होती है, जो मुलाकातें होती है और जो इस तरीके का इंतजार होता है वो शुभ संकेत नहीं देता है व्यक्ति के लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले 3 दिनों में इंतजार किया है दिल्ली के अंदर, उससे बहुत कुछ जो है जो कयास लग रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जो संशय के बादल दिख रहे हैं उसको वो और घने करते हैं। यानी कि जो कयास है, जो संशय के बादल हैं, उस पर कहीं ना कहीं चर्चाएं और बढ़ेंगी। जिस तरीके से इंतजार हुआ है सिर्फ और सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को मानने के लिए, उनकी सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए, मुख्यमंत्री ने किसी से मुलाकात नहीं की। और इस तरीके से पहली मर्तबा दिल्ली के अंदर किसी मुख्यमंत्री को देखा गया है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के लिए इस तरीके से आके बैठा रहा, इंतजार करता रहा और किसी से मुलाकात नहीं करता रहा। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना था तो भी वो दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन वो लगातार मुलाकात कर रहे थे। और जब अगर चुनाव कराने की तैयारी चुनाव आयोग से जो जानकारी चाहिए होती तो ये उनके बिना भी एक अच्छी खासी रणनीति तैयार करके उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता और ये चीजें बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन 3 दिन की बैठक से क्या कुछ चीजें निकल के आई ये तो आने वाले वक्त से पता चलेगा। बहरहाल अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां विधायक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद बहादुराबाद थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस ने इस मामले पर जांच शुरू की है। गंभीर आरोप, ज्वालापुर विधायक के ऊपर रेप का मामला। कोर्ट के आदेश के बाद बहादुराबाद थाने में इस मामले को दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक के खिलाफ रेप का केस है और पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू की है। बहादुराबाद थाने में कोर्ट के कहने के बाद यह मामला दर्ज कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, ज्वालापुर विधायक के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है बहादुराबाद थाने में। कोर्ट के कहने के बाद यह केस दर्ज हुआ है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गंभीर आरोप, ज्वालापुर से विधायक रेप का आरोप, जहां अब यह केस दर्ज हुआ है कोर्ट के कहने पर बहादुराबाद थाने में। अब इस पूरे मामले की जांच होगी। पुलिस इस जांच में लग चुकी है। कोर्ट ने आदेश किया है, जिसके बाद बहादुराबाद थाने में रेप का यह मामला, बलात्कार का यह मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है। हरिद्वार के विधायक हैं सुरेश राठौर, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है रेप का। कोर्ट के कहने पर बहादुराबाद थाने से
ये केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है, मामले को खंगालना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले की तफ्तीश अब शुरू हो चुकी है। ज्वालापुर से विधायक है सुरेश राठौड़। कोर्ट के कहने के बाद रेप के आरोप में केस दर्ज किया गया है बहादुराबाद थाने में। अब इस पूरे मामले पर पुलिस लग चुकी है, जांच की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। गंभीर आरोप है। हरिद्वार से विधायक हैं सुरेश राठौड़ ज्वालापुर के। खबर रायबरेली से है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर फायरिंग का मामला बताया जा रहा है, जहां फायरिंग के मामले में रायबरेली पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। तबरेज ने अपने ऊपर हमला कराया था, पुलिस कहती है। अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के मंशा से तबरेज ने यह साजिश रची थी। जमीन हड़पने को लेकर तबरेज ने साजिश के तहत अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी और यह कहना है पुलिस का कि हमले में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस अब यह खुलासा कर रही है। जो मुख्य साजिश करता है तबरेज राणा, पुलिस अब उनकी तलाश में है। 28 जून को तबरेज राणा पर फायरिंग का मामला सामने आया था। इसकी जब जांच की गई, परतें खुली, तो अब तबरेज ने जानबूझकर अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी, पुलिस का कहना है। ये थाना कोतवाली में 28 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें तबरेज नाम के व्यक्ति ने यह बताया था कि उसके ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ इत्यादि के क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज राणा ने कुछ संपत्ति अपनी बिक्री की थी, पैतृक संपत्ति, जो कि इनके हिस्से से अधिक थी, जिसको लेकर इनके चाचाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। और इस मुकदमे में तबरेज ने उस भूमि विवाद का ही हवाला देते हुए अपने चाचाओं के ऊपर आशंका व्यक्त की गई थी। पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर यह बात सामने आई कि तबरेज का एक साथी है हलीम और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फायरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं को के ऊपर मुकदमा लिख जाता है तो ये लोग इस जमीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। तो सुना आपने, पुलिस का कहना है कि तबरेज चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के इरादे से अपने ऊपर गोली चलवाते हैं। और अब पूरा मामला किस तरीके से खुलकर सामने आ गया है, इन तस्वीरों को देखिए, समझिए। फायरिंग का ये मामला था, जहां सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए कि किस तरीके से हमला करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर। भाई ने फायरिंग को साजिश बताया है और वहीं मुनव्वर राणा के घर पुलिस पहुंची है, लेकिन पुलिस ने मोबाइल छीना है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अब इस पूरे मामले पर पुलिस तबरेज की तलाश में है, जिसने जानबूझकर अपने ऊपर गोलियां चलवाई, ये आरोप है। तो इन तस्वीरों के आधार पर आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ये पूरा मामला अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी दिखाते हैं वो फुटेज, जिसके आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले पर खुलासा करती नजर आई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बाइक से आए बदमाश ने गोली चलाई। गोलीबारी के दौरान तबरेज राणा की गाड़ी में ही वो बैठे रहे। पुलिस ने 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। तो अब इस फुटेज के आधार पर और जो शूटर मिले हैं उनके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि ये पूरे साजिश के तहत ही खुद पर गोलियां चलवाई थी तबरेज राणा ने। तो रायबरेली में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर गोली चलने का जो मामला है, इस मामले में मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा का आरोप है। आरोप लगाते हैं कि तबरेज ने हमें फंसाने के लिए साजिश रची है। इस्माइल राणा का यह कहना है, अपने भूमाफिया दोस्तों के साथ मिलकर उसने खुद पर फायरिंग करवाई है। यह आरोप लगाते हैं मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा। हमारी जमीन को बेचना चाहता है तबरेज राणा और इसीलिए हमें फंसाने की यह साजिश रच रहा है। यूपी पुलिस चेहरे से असलियत का पता लगा लेती है, ये भी कहते हैं इस्माइल राणा। यूपी पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, ये कह रहे हैं इस्माइल राणा। पूरा मामला पेचीदा हो गया है, जहां अब इस पूरे मामले पर तबरेज राणा की तलाश जारी है। गंभीर आरोप चाचा ने लगाए हैं। कहते हैं कि भूमाफिया दोस्तों के साथ मिलकर ये जमीनी मामला है, जिसे और उलझाते नजर आ रहे हैं। ये कुछ नहीं, हमारा भतीजा बर्बाद हो गया है और गलत संगतों में रह के और उसे भूमाफिया बनने का शौक हुआ है। दौलत
मतलब उसकी अपनी पोजीशन ये है कि वो अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता है। बुजुर्गों की हवेलियां बेच बेच के वो महंगी कारों पे चलने का उसे शौक हो चुका है। उसी सिलसिले में पैसे की लालच में कुछ ज़मीनें हम लोगों की बेच दी थी और अब पूरी ज़मीन बेचने के उसमें था। लेकिन जब हम लोगों की तरफ से कुछ ये जवाब दिए गए कि ये इसको नोटिसें दी गई कि ये इसको बेच नहीं सकते हैं बगैर बंटवारे के, उसके लिए ये हम लोगों पे यानी चचाओं पे और चचेरे भाइयों पे दबाव बनाने के लिए 307 के केस की ये साजिश है, ताकि हम लोग फंस के हम लोग अरेस्ट हो जाएं और वो अपना काम बआसानी करें। ये मेरे ख्याल से उनकी ये सोच है। ये सब समझ रहे हैं कि ये तबरेज़ राना का इसमें साजिश है और इसी ने ये सब करवाया है। अपने छुड़बैये भूमाफियों के साथ मिलके ये साजिश की है चचाओं को फंसाने के लिए। उसी बिना पे वो तबरेज़ की तलाश में वहाँ गई होगी पुलिस, अगर वहाँ गई है तो। और लेकिन ये अफसोस है कि जब ये हमने भी खबर सुनी है कि मुनव्वर राना के घर में, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है कि मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ के फायरिंग मामले में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप का बयान सामने आया है। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि मुनव्वर राना और उनके परिवार देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जो जानकारी आ रही है, तबरेज़ ने खुद पर गोली चलवा करके मुनव्वर राना खुद इसे अब साजिश में जरूर शामिल होंगे, उनका ऐसा कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से ये बहुत बड़ी साजिश की गई है। बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। 5 जुलाई से यूपी में खत्म हो जाएंगी पाबंदियां। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स स्टेडियम को, जिम को खोलने की इजाजत मिल जाएगी। सीएम ने सिनेमा हॉल संचालकों की समस्याओं पर विचार करके ये बात कही है। सिनेमा हॉल संचालक कोरोना की मार झेल रहे हैं, उनके रोजी रोटी पर असर पड़ा है, ये कहते हैं सीएम। और ये सब कुछ देखते हुए 5 जुलाई से चीजों को बहाल करने के ऊपर अमल कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। कोरोना के चलते लंबे वक्त से सारी चीजें बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं। सिनेमा हॉल संचालकों ने अपना दर्द बयां किया है, जिस पर विचार करते हुए सीएम ने कहा है कि अब पाबंदियां 5 जुलाई से खत्म कर दी जाएंगी। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे। ज्यादा जानकारी शैलेश अरोड़ा से लेते हैं। शैलेश, ये बताइए कि कुछ कोरोना प्रोटोकॉल, नियम कानून, इन सारी चीजों के साथ खोले जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से संगता भी इसकी जो विस्तृत डिटेल गाइडलाइंस है वो अब जारी की जाएंगी जिला प्रशासन के स्तर से। बहरहाल जो अभी निर्देश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने ये जो निर्देश दिए हैं उसमें कहा कि 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, मॉल, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिम है, इनको खोल दिया जाएगा। पिछले कई महीनों से ये सब बंद है। जब कोरोना की सेकेंड वेव पैर पसार रही थी उस समय से ये सब बंद है, अब इनको खोला जाएगा। और ये मानकर चलिए जो विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी उनमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल ये संभावना जताई जा रही है कि जो इनकी क्षमता होगी उससे आधी क्षमता के साथ ही इनको खोला जाएगा। यानी सिनेमा हॉल अगर मान लीजिए वहां पर 200 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है किसी हॉल में, तो 100 लोग को अनुमति होगी। ये फिलहाल बताया जा रहा है। विस्तृत गाइडलाइन जल्दी ही इसकी जारी कर दी जाएंगी और सोमवार से इनका संचालन एक बार फिर शुरू होगा। शैलेश, इसका अभी तक जो जितनी पाबंदियां के साथ खुलने की चीजों को, जैसे मॉल को खोला गया था, कुछ चीजों को खोला गया था, उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? अब इतनी लंबी मायूसी के बाद तमाम संचालक के चेहरों पर खुशी होगी? जाहिर सी बात है, देखिए मॉल खुले हैं, इसके पहले बाजार जब खोले गए साथ में, तो निश्चित रूप से दुकानदार जो है उनके चेहरों पे रौनक आई है क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ी राहत मिली है। और सिनेमा हॉल के मामले में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोविड कॉल में उनका जो पूरा व्यवसाय था इस समय उनको लेकर भी अगर उनकी कोई जरूरत है, उनकी समस्याएं हैं, तो उनके ऊपर भी किया जाए और जो भी मदद उनकी हो सकती है वो की जाए। यानी एक तरफ मॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने के निर्देश दिए गए, साथ बिल्कुल शैलेश, ये बेहद अहम है जिस तरीके से। जी कंप्लीट कीजिए शैलेश। तो उनकी मदद कैसे की जा सकती है इसकी तरफ भी सरकार इस समय ध्यान दे रही है।
तो ये आज टीम 9 की जो बैठक हुई उसमें इसके ऊपर मंथन किया गया है। जल्द इसकी डिटेल गाइडलाइन भी आएंगी कि वो क्या नियम होंगे जिनका पालन करना होगा। जाहिर सी बात है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का पालन तो किया ही जाएगा। इसके अलावा और वहाँ पर किस तरह के निर्देश आएंगे, किस तरह से वहाँ पर, जैसे जाहिर सी बात है एक शो के बाद जो दूसरा शो होगा उसके बीच का समय बढ़ाया जा सकता है, जैसे आधे घंटे का बीच में गैप दिया जा सकता है जिससे उतनी देर में पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जा सके। तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो सूत्रों की माने तो इसके लिए जारी की जाएंगी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आधी कैपेसिटी पर उनको चलाना। बिल्कुल शैलेश, जितनी आजादी उतनी जिम्मेदारी के साथ ही आएगी ये आजादी, और देखना होगा कि ये गाइडलाइन क्या होगी जिसके तहत ही लोगों को ये सारी चीजें खोलने की इजाजत मिल रही है। आपका शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। वक्त है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए खबरों का। मेरे साथ है पिंकी खंडेलवाल। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल ने पदभार संभाल लिया है। बुधवार शाम को योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुकुल गोयल इससे पहले बीएसएफ में तैनात थे। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल मूल रूप से यूपी के शामली के रहने वाले हैं। मुकुल गोयल आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं, एमबीए भी हैं। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद क्राइम रेट को कम करने पर उन्होंने जोर दिया है। मिशन 2022 के मद्देनजर बसपा अध्यक्ष मायावती विरोधियों पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने सपा पर निशाना साधा है। मायावती कहती हैं कि ज्यादातर बड़ी पार्टियां सपा से गठबंधन करने से किनारा कर रही हैं, इसीलिए सपा छोटे दलों की तरफ रुख कर रही है गठबंधन के लिए। मायावती ने इसे सपा की महालाचारी करार दिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर फायरिंग मामले में रायबरेली पुलिस के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक तबरेज ने खुद अपने ऊपर हमला कराया, जिसका मकसद चाचा और चचेरे भाई को साजिश के तहत फंसाना था। पुलिस का कहना है कि जमीन हड़पने को लेकर तबरेज ने यह साजिश रची थी। इस मामले में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह खुलासा सीसीटीवी और बाकी सबूतों के आधार पर किया है। फिलहाल पुलिस मुख्य साजिशकर्ता तबरेज राणा की तलाश में है। आपको बता दें, 28 जून को तबरेज राणा पर फायरिंग का मामला सामने आया था। देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने है। 24 घंटे में 46,617 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 853 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। 59,384 मरीज एक दिन में ठीक होकर घर लौट गए हैं। देश में अब कुल कोरोना केसेस 3,04,98,251 हैं। देश में अब तक कुल 5,09,637 मौतें हुई हैं। वहीं कोरोना को मात देने वाले लोगों की बात करें तो 2,95,48,302 लोग ठीक हो गए हैं।